हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार शाह आप सभी को साइंस ट्रूथ के यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग ने चैप्टर 1 ख़त्म किया जिसका नाम था साइंस और मेजरमेंट, और आज हम चैप्टर 2 गति पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग आगे के चैप्टर में इस टॉपिक का बहुत यूज करेंगे। तो सबसे पहले गति को जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि कोई भी वस्तु गति में है या नहीं, इसको हम कैसे जानें। तो इसमें दो टर्म आती है। पहले मैं बताता हूँ कि कोई भी वस्तु या तो विराम में हो सकती है, विराम में यानी रेस्ट पोजीशन में, रेस्ट में हो सकती है, या कोई गति में हो सकती है, मोशन में हो सकती है। तो विराम में कौन सी वस्तु होती है ये जानेंगे। बच्चों, जैसे हम लोग का घर है, स्कूल है, पेड़ पौधे हैं इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब विराम में है। क्यों विराम में? क्योंकि ये समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन नहीं करते। जैसे आज भी दिन में अगर इन सभी चीज़ों को देखेंगे, जैसे टेबल हो गया, फैन हो गया, आपका पेड़ हो गया, ये सभी हर समय एक ही जगह पर रहते हैं, यानी समय के साथ ये अपनी स्थिति को परिवर्तन नहीं करते। तो ये विराम में है। गति में कौन होगा? गति में वो वस्तु होती है जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाए। गति में कला, जैसे आपका गाड़ी हो गया। गाड़ी क्या हुआ? आप 9 बजे गाड़ी से घर पे थे और 9:10 पे आप स्कूल पहुंचे, तो आपका पोजीशन में चेंज हो गया। तो किसकी वजह से हुआ? गाड़ी की वजह से। तो चलती हुई गाड़ी क्या है? गति में है। चलता हुआ ट्रेन गति में है। दौड़ता हुआ बच्चा गति में है। सूर्य के चारों तरफ अपना जितना भी ग्रह है, 8 या 9 ग्रह हैं, वो सभी जो रोटेशन लगाते हैं वो भी गति में है। तो ये सब गति के उदाहरण है। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन जानेंगे कि कोई भी वस्तु विराम में कब है, या उसका डिफिनीशन क्या है और गति क्या होती है। चलिए आप नोट करें मेरे साथ, मैं डिफिनीशन लिखता हूँ। पहले हम लोग विराम के बारे में जानते हैं। विराम, कोई वस्तु विराम में क्या है या विराम की डिफिनीशन क्या है। विराम, ठीक है। लिखिए आप, कोई भी वस्तु विराम में है, विराम में है। इसका मतलब है उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। तो कोई भी वस्तु जो कि समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन न लाए, वो वस्तु विराम में कहलाती है। आप इन्हें नोट करें। और मैं अब गति का डिफिनीशन बताता हूँ कि कोई वस्तु गति में कब है या उसका डिफिनीशन क्या है। आप इसी में नोट करेंगे। मैं इसको मिटाता हूँ। आप यहाँ पे गति लिख दें। कोई भी वस्तु गति में कब है? कोई भी वस्तु गति में है, इसका मतलब है उसकी स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है। ठीक है बच्चों, तो ये लिख ले। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। गति का पहले एग्जांपल आप लिख ले। एग्जांपल में आप लिख लें, दौड़ता हुआ बालक, चलता हुआ ट्रेन और सूर्य के चारों तरफ घूमता हुआ ग्रह। आप इसे लिख लें। और मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ विराम का आप एग्जाम्पल लिखें। विराम का एग्जाम्पल आप लिखें। विराम, ठीक है बच्चों। विराम का एग्जाम्पल, आपका घर, स्कूल, पटरी पे खड़ा रेलगाड़ी,
गाड़ी। ठीक है बच्चों, और भी अपने मन से आप एग्जांपल नोट कर सकते हैं, जैसे आपका कूलर, फैन, आपका टेबल पंखा, ये सब सभी विराम में है। तो हम लोग ने छोटे सा टर्म देखा गति के बारे में। इस चैप्टर में शुरुआत में ये बहुत जानना जरूरी होता है कि कौन सी वस्तु विराम में और कौन सी वस्तु गति में है। आइए इसके बाद आगे और बढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रकृति में जो गतियाँ होती है वो एक साथ भी होती है और जटिल भी होती है। जैसे आपने देखा होगा एक दर्जी को, दर्जी क्या करता है, अपने पैर से पैडल को चलाता है मशीन को। आपने मशीन को देखा होगा, स्क्रीन पे भी देख लीजिए, मैं इसका फोटो लगाया हूँ। तो उसका चक्का रोटेट होने लगता है, उसकी सुई ऊपर नीचे होने लगती है और उसका कपड़ा आगे पीछे होने लगता है। तो आप इसमें 3-4 गतियाँ जो देख रहे हैं उन्हीं के बारे में बताऊँगा कि गति के कितनी प्रकार है। पहली है रैखिक गति, लीनियर मोशन। दूसरा है वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। तीसरा है आपका दोलन गति, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन। और चौथा है आपका आवर्त गति। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग नोट करेंगे और उन्हें लिखेंगे भी। पहला हो गया आपका रेखीय गति। रेखीय, इसको आप ठीक से लिखे, रेखीय गति, गति। लीनियर मोशन बच्चों, लीनियर मोशन। तो कोई भी वस्तु रेखीय गति में कब होती है? तो बच्चों, कोई भी वस्तु रेखीय गति में तब होती है जब वो किसी सरल रेखा पे चले, यानी स्ट्रेट लाइन पे चले कोई भी वस्तु, या किसी कर्व पे चले, वर्ग ऐसे चले। ठीक है बच्चों, इस डायरेक्शन में चले, मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, वक्र रेखा पे। इसको ये जो है ये वक्र रेखा इसको बोलते हैं बच्चों। इसको स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा बोलते हैं, सरल रेखा, सरल रेखा। ठीक है, तो कोई भी वस्तु सरल रेखा पे चले या वक्र रेखा पे। जैसे आपने देखा होगा कि कोई पक्की सड़क सरल रेखा में रहती है, तो कोई भी वस्तु इस डायरेक्शन में चले तो वो क्या होगा, सरल रेखा गति। ठीक है बच्चों, या वक्र रेखा पे चले, वक्र रेखा जैसे हो गया आपका, ये देखिए इसमें होता है क्या, बच्चा यहाँ से लुढ़कता है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया, ये सब सरल रेखीय गति का उदाहरण हो गया। तो अब हम लोग इसका डिफिनीशन लिखते हैं, आप इसे भी नोट करें एग्जाम्पल। कोई भी वस्तु सरल रेखा अथवा वक्र रेखा पे चले तो वो, कोई वस्तु सरल रेखा अथवा वक्र रेखा पे चले तो वो, वह वस्तु, उस वस्तु की गति को, उस वस्तु की गति को रेखीय गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इन्हें नोट करें, मैं दूसरा बताता हूँ आपको। दूसरा बच्चों वृत्तीय गति, वृत्तीय गति लिखें आप, दूसरा नंबर वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चों, सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति होती क्या है? तो बच्चों आपने देखा होगा हमारा ब्रह्मांड का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ मेन सेंटर पे क्या है, सन है, उसके चारों तरफ ग्रह घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, तो ये वृत्तीय गति है। ये होता है क्या है कि इस पे
हर प्लैनेट इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट होते रहती है। तो ये क्या हो गया, वृत्तीय गति हो गया। ठीक है, तो लिखते हैं इसका डिफिनीशन। कोई भी वस्तु अगर वृत्त पे गति करे तो उस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, कोई भी वस्तु अगर वृत्त पे चारों तरफ चक्कर लगाए तो ऐसे गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि सूर्य के चारों तरफ लगाता हुआ चक्कर ग्रह। ठीक है बच्चों, तो ये सब वृत्तीय गति के उदाहरण हैं। तो आप इन्हें नोट कर ले। एग्जाम्पल करके मैं लिखा देता हूँ कि एग्जाम्पल में सूर्य के चारों तरफ ग्रहों की गति। ठीक है बच्चों, तो अब इन्हें नोट करें। मैं इसे मिटाता हूँ और अगली डिफिनीशन के बारे में यानी अगली गति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो होता है बच्चों वो दोलन गति होता है। दोलन गति में क्या होता है बच्चों, जैसे आपने झूला देखा हो, झूला में होता है क्या कि झूला एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक फिक्स बिंदु से होते हुए गुजरती रहती है। तो ऐसी गति को हम दोलन गति कहते हैं। जैसे आपने ये सब एग्जाम्पल है तो मैं बताता हूँ, और भी एग्जाम्पल बताऊंगा। तो पहले इसका डिफिनीशन नोट करें तो फिर मैं बताता हूँ। दोलन गति ऑसिलेटरी मोशन। मैं डिफिनेशन लिखाता हूँ, आप भी नोट करें मेरे साथ। कोई भी वस्तु किसी निश्चित बिंदु से होके गुजरे तो वैसे गति को दोलन गति कहते हैं। एग्जाम्पल अगर लिखें तो बच्चों मंदिर में भी आपने एक पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, तो वो भी एग्जाम्पल है। उसमें ये होता ही है कि पेंडुलम रहता है बच्चों। ठीक है, तो ये एक निश्चित बिंदु के आसपास इस डायरेक्शन में ऐसे आके फिर ऐसे जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये इस दोनों पॉइंट के बीच में हमेशा हिलते डुलते रहती है। तो पहला एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। एग्जाम्पल में पेंडुलम की गति, पेंडुलम की गति। ठीक है, दूसरा आप लिख लीजिए झूले की गति। ठीक है, आप इन्हें नोट करें। मैं इसका फोटो भी लगा दूंगा आप स्क्रीन पे, ताकि आप देख पाएँ कि पेंडुलम का इमेज किस तरह का होता है और झूले में किस तरह एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होके जाती है झूले। आप इसे नोट करें। अब हम चौथी गति के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग आवर्त गति। आवर्त गति में बच्चों होता है क्या कि कोई भी वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन यानी आरंभिक बिंदु पे आ जाती है। जैसे कि होता ये है कि कोई भी ग्रह रोटेट कर रही है। ठीक है बच्चों, जैसे ये सूर्य हो गया और इसके चारों तरफ पृथ्वी है, मतलब ये इस डायरेक्शन में पृथ्वी रोटेट कर रही है। होता क्या है कि जब भी साल का 365 दिन आएगा
तो ऐसे रोटेट होते हुए पृथ्वी फिर यहीं पे पहुंच जाएगी। तो ये क्या है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद यहीं पे आती है। और बात करें तो सिलाई मशीन का जो नीडल होता है, सुई जो होता है, सिलाई मशीन में जो सुई होता है वो भी एक निश्चित समय के बाद, निश्चित अंतराल के बाद ये ऊपर नीचे होती रहती है। तो ये इसके एग्जाम्पल होंगे, किसके, आवर्त आवर्त गति के। ठीक है, तो हम उसका डिफिनीशन लिखते हैं, आइए लिखते हैं डिफिनीशन। आवर्त गति, आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो डिफिनीशन मेरे साथ लिखेंगे आप। कोई भी वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल, कोई भी वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी को दोहराती है तो वैसे गति को आवर्त गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल मैंने बताया कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रहों की गति क्या है, आवर्त गति है। सिलाई मशीन का जो सुई है वो भी एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है। तो ये सब आवर्त गति के एग्जाम्पल हो गए। तो ये सब गति के मैंने एग्जाम्पल बताए 4। ये कभी कभी साथ में भी होते हैं। तो गति जो होती है कभी अकेले भी होती है और कभी साथ में होती है। तो जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया कि दर्जी का जो सिलाई मशीन है उसमें 3-4 एग्जाम्पल जो है वो दिख जाते हैं। तो आप इन्हें याद रखें एग्जाम्पल के साथ। आगे हम लोग बात करते हैं इसमें दूसरा टर्म के बारे में। अब हमारा दूसरा टर्म आता है दूरी। दूरी क्या होता है बच्चों, कोई भी वस्तु एक स्थान से जब दूसरे स्थान जाती है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाती है। यानी अगर हम बात करें कि कोई वस्तु, अगर ये मान लीजिए कि आपकी ये सड़क है, ये है और ये बी है, ये पॉइंट है और बी पॉइंट है, इस पे कोई भी वस्तु ए पॉइंट से चलते हुए बी पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो ये जो पाथ की पूरी लंबाई है, ठीक है बच्चों, ये सड़क की जो कुल लंबाई है इसी को हम दूरी बोलते हैं। ठीक है, तो आप इन्हें नोट करेंगे कि दूरी क्या होता है। दूरी यानी डिस्टेंस। नोट करें डिफिनेशन, मैं बताता हूँ। कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु के द्वारा चली गई कुल लंबाई दूरी कहलाती है। मान लेते हैं कि एक वस्तु जो है, ये आपका मान लीजिए ये घर है और ये स्कूल है। ठीक है बच्चों, स्कूल है, ये डिस्टेंस आपकी 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर क्या बताता है, 10 किलोमीटर बताता है कि इस पाथ की पूरी लंबाई 10 किलोमीटर है और आप जब घर से स्कूल जाएंगे तो इस 10 किलोमीटर को कवर करेंगे। तो ये दूरी है। तो दूरी को बताने के लिए बच्चों हमको ये नहीं बताना पड़ता है कि आपका स्कूल किस डायरेक्शन में है। ठीक है, हमको सिर्फ यहाँ यूनिट से मतलब होता है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब होता है। तो इसका सबसे पहले हम लोग एसआई मात्रक जानते हैं। तो जो बच्चों दूरी जो होता है, दूरी को हम व्यक्त करते हैं किसमें, मीटर में। सिंबल होगा स्मॉल m मीटर। ठीक है बच्चों, आप इन्हें नोट करें दूरी क्या होता है। अब
इसके बाद हम लोग जानते हैं कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आइए देखते हैं विस्थापन के बारे में। जैसे बच्चों मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर ये मान लीजिए पटना है, पटना है, ठीक है बच्चों, और यहाँ दिल्ली है, दिल्ली है। तो जो ट्रेन होती है बच्चों वो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं चलती है जनरली, वो कर्व रेखा पे चलेगी ऐसे ऐसे, और दिल्ली आप पहुँच जाएंगे इस डायरेक्शन में चलते हुए, ठीक है। ये जो है ये पाथ की पूरी लंबाई है, यानी ये क्या है, ये इससे हम दूरी निकाल सकते हैं पटना से दिल्ली के लिए। मान लीजिए कि ये दूरी माना कि पटना से दिल्ली 1000 किलोमीटर बच्चों, 1000 किलोमीटर है, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हमको इस डिस्टेंस को जल्दी अगर कवर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये कि इस डायरेक्शन में हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे। तो होगा क्या कि ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में कम होगी। तो विस्थापन में होता है क्या कि ये आपका प्रारंभिक स्थिति था, प्रारंभिक स्थिति था, और ये क्या है, ये है आपकी अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति, ठीक है बच्चों। तो जो विस्थापन मैं लिख देता हूँ, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की ये बीच की ये जो दूरी है, इसी को हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच की दूरी है। तो विस्थापन का हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं पहले, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ विस्थापन का। किसी भी वस्तु के द्वारा किसी भी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें हम लोग ने जैसे देखा कि मान लीजिए ये 100 किलोमीटर है, ये 1000 किलोमीटर माना था, तो उसका विस्थापन क्या हो जाए, इसका ये जो दूरी है ये 1000 किलोमीटर बच्चों, ये जो दूरी होगी वो कम होगी, मान लेते हैं ये 800 किलोमीटर है, ठीक है बच्चों, ये 800 किलोमीटर है, ठीक है। इसका विस्थापन कितना होगा, 800 किलोमीटर। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे एक बात और देखते हैं कि जब दूरी बताना हो तो हम ये पूरी पाथ के डिस्टेंस को जोड़ देते हैं। इसमें ये होता है विस्थापन में कि हमको दिशा के बारे में भी पता चलता है कि किस दिशा में दिल्ली है, यहाँ से यहाँ, तो ये पता चलता है कि इसकी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की दिशा क्या है। यानी विस्थापन में मैग्नीट्यूड के अलावा, यानी परिमाण के अलावा दिशा भी होती है, दिशा भी होता है, ठीक है बच्चों। तो यही अंतर है कि दूरी में हम लोग दिशा तो होता नहीं, और विस्थापन में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। यहाँ ये वाली ना लिख लेना बच्चों, परिमाण, ठीक है। तो आप इन्हें नोट करें। और विस्थापन का जो एसआई मात्रक होगा वो भी दूरी का ही मात्रक होगा, यानी मीटर होगा, क्योंकि ये भी तो दूरी ही है। मीटर लिख ले आप या किलोमीटर लिख ले, ठीक है। बहुत सारी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकता है, ऐसे फुट हो सकता है, तो आप इन्हें नोट करें। अब कुछ विस्थापन में और जानते हैं कि इसको सरल रेखीय
सरल रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं विस्थापन को, आइए देखते हैं। बच्चों सरल रेखा पे निरूपित करने के लिए सबसे पहले हमको करना है ये होता है कि एक मूल बिंदु को निर्देशित करना पड़ता है। मान लीजिए मूल बिंदु O है, मूल बिंदु जैसे होता ही है क्या कि आपका घर अगर यहाँ पे और स्कूल यहाँ है, तो अगर आपको इस दोनों के बीच में दूरी निकालना होगा तो आप घर से जब निकालेंगे तो ये घर क्या होगा, आपका मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मूल बिंदु ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या, इस तरफ की दिशा को हम धनात्मक लेते हैं और इस तरफ की दिशा को ऋणात्मक लेते हैं। जैसे ये 1 हो गया, 2, 3, 4, ये जितना भी दिया हुआ है बच्चों, -1, -2, -3, वो ये -4, ये पूरा जो है किलोमीटर में दिया बच्चों, किलोमीटर में दिया हुआ। तो किसी भी वस्तु का अगर हमको पोजीशन बताना है, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पे 3 पे है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई वस्तु, तो इसकी डिस्टेंस अगर लिखना हो परिमाण तो क्या लिखेंगे, इसका परिमाण क्या हो जाएगा, x से डिनोट कर देंगे। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसका हो गया दूरी। तो पहला ये निरूपण आप नोट करेंगे। दूसरा मैं बताता हूँ। अब होता ये है कि मान लीजिए कि ये आपका घर और स्कूल है, तो आप घर से निकले और स्कूल गए। ठीक है बच्चों, यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पे ये दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है पूरी। ठीक है, ये वाली इस तरफ से 5 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है बच्चों, तो टोटल दूरी कितनी होगी, दूरी होगी 10 किलोमीटर। ठीक है, और विस्थापन क्या होगा, विस्थापन भी बच्चों 10 किलोमीटर होगा, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या है, वही है जितनी दूरी है, दूरी बराबर 10 किलोमीटर। अगर बच्चों होता ये है कि अब आप चले, कैसे चलें, देखिए अगर आप घर से स्कूल आए, ठीक है, और स्कूल से मान लीजिए इस पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है, इस पे पहुंच गए। ठीक है, तो आपके द्वारा जो दूरी होगा बच्चों, इस केस में, सेकेंड केस में, तो दूरी कितनी होगी, दूरी होगी ये पाथ की पूरी लंबाई, जो मैंने दूरी का डिफिनेशन है, कितनी है पाथ की पूरी लंबाई, 10 किलोमीटर यहाँ और फिर 5 किलोमीटर वापस, टोटल अब 15 किलोमीटर चले, तो दूरी बराबर 15 किलोमीटर। और विस्थापन क्या होगा बच्चों, विस्थापन इस केस में 5 किलोमीटर होगा बच्चों। क्यों होगा, क्योंकि मैंने डिफिनीशन बताया विस्थापन की, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। प्रारंभिक स्थिति तो ये है और अंतिम स्थिति क्या है, यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे चल के यहाँ पे आ गया, तो अंतिम स्थिति है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या है, 5 किलोमीटर। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। आप इसे नोट करें, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं अब। इस सरल रेखा पे हम, चलिए बच्चों आप देखते हैं कि अगर केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट, अगर कण की स्थिति T1 इक्वल टू ए पे हो और T2 इक्वल टू बी पे हो, मतलब ये कण की प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति यहाँ ए पे हो और अंतिम स्थिति बी पे हो बच्चों, बी पे हो, तो इन दोनों के बीच में विस्थापन आपको निकालना है। तो विस्थापन बराबर लिखेंगे हम, विस्थापन बराबर S बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम स्थिति बच्चों क्या है, बी पे, बी पे कितना है 3 और प्रारंभिक स्थिति कितना है 1, -1, तो ये कितना है +2। ये +2 ये बताता है बच्चों कि इसकी प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति की बाईं और अगर होगी तो विस्थापन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव होगी। अब दूसरा केस लेते हैं। अगर बच्चों T1 इक्वल टू बी पे हो और T2 इक्वल टू ए पे हो, यहाँ ए लिखेंगे और यहाँ बी लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अगर प्रारंभिक स्थिति बी पे हो
और अंतिम स्थिति ए पे हो। ठीक है बच्चों, नहीं ये अलग लिखना होगा। T1 इक्वल टू, ऐसे देखते हैं बच्चों कि अगर अंतिम स्थिति ए पे हो, अंतिम स्थिति ए पे हो और प्रारंभिक स्थिति बी पे हो, तो इस केस में होगा क्या बच्चों, एक सेकेंड, एक कट कर, वो कट हो जाएगा, हाँ से कट हो जाएगा। क्या हो गया चंदन सर? अगर यही गड़बड़ हो रहा है, रुको तो, तुम मत कुछ बोलना अभी। देखते हैं बच्चों, अगर इसकी अंतिम स्थिति क्या हो, अंतिम स्थिति 1 पे हो, ठीक है बच्चों, यानी बी पे हो, और प्रारंभिक स्थिति ए पे हो, ठीक है, तो इस केस में होगा क्या बच्चों, विस्थापन हमारा हो जाएगा 1-3, ठीक है बच्चों, 1-3, तो अपना डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -2। तो ये -2 ये बताता है कि अगर ये आपका क्या है, अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के बाईं ओर हो तो विस्थापन हमारा नेगेटिव आता है। अब बच्चों कुछ बातें करते हैं कि क्या किसी वस्तु की विस्थापन दूरी से ज़्यादा हो सकती है या नहीं, ठीक है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, केस फर्स्ट लेते हैं। ये देखिए आप, इस केस में होता यह है कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अगर वस्तु इस डायरेक्शन में जाए, ठीक है, और इस डायरेक्शन में जाए, तो ये क्या हो जाएगी, ये पूरी दूरी हो जाएगी और ये विस्थापन हो जाएगा। तो इस केस में होता है ये क्या कि दूरी का वैल्यू विस्थापन से ज़्यादा हो जाता है। इसको मान लेते हैं d1, ये दूरी की वैल्यू है, ये विस्थापन की है v1, तो इसमें क्या होगा, d1 इज ग्रेटर देन v1, ठीक है बच्चों। अब केस दूसरा देखते हैं। दूसरा में ये होता है कि ये पॉइंट ए है और ये बी है। अब इस पे वस्तु चलती है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पहुँच जाती है, ठीक है। तो इस केस में होता है ये क्या कि ये दूरी और ये विस्थापन सेम ही होता है, क्योंकि वस्तु यहीं पे चलने के बाद यहीं पे आ, तो पाथ की पूरी लंबाई स्ट्रेट लाइन की वो दिए विस्थापन, और कण द्वारा या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी ये ए भी है। तो इस केस में d1 इक्वल टू v1 हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस में ये होता है, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। होता है ये वस्तु ए से बी जाता है और बी से ये फिर पॉइंट सी पे आ जाता है। इस केस में होता है ये क्या कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हो जाएगा आपका ए बी प्लस बी सी। लेकिन जो विस्थापन होगा बच्चों, ये प्रारंभिक अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी की को हम विस्थापन कहते हैं। तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस है बच्चों, डिस्टेंस बराबर, और विस्थापन क्या हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर विस्थापन। आपका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन हो जाएगा ए सी। तो आप इन्हें नोट करें, ठीक है। क्या विस्थापन 0 हो सकता है कभी, तो हाँ बच्चों, विस्थापन 0 हो सकता है। ये चौथा केस आप लिखिएगा। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर कोई वस्तु ए से बी की ओर गई और फिर बी से ए की ओर आ गई, यहीं आ गई, तो इस केस में होता ये है कि डिस्टेंस जो होता है, दूरी, वो ए बी प्लस बी ए होता है, ए बी प्लस बी ए, ठीक है बच्चों। लेकिन जो विस्थापन होता है, विस्थापन वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो आप इन्हें नोट करें। तो आए क्लास में हम लोग कुछ बात करेंगे, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, और अगर समय मिलता है तो ग्राफ के बारे में भी बात करेंगे, इन सभी का ग्राफ के बारे में। अगर बच्चों क्लास अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।